दोस्तों रिसेंटली सरकार ने जो 2000 के नोट का डिमोनेटाइजेशन किया है, ऐसा सरकार क्यों करती है और इसके पीछे के कारण क्या होते हैं। तो दोस्तों इसको मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से समझाता हूँ कि ऐसा सरकार ने कब कब किया है। मेजरली सरकार ने 3 बार डिमोनेटाइजेशन को लागू किया है। तो समय समय पर नोटों को अलग बदला गया है, नोटों में कुछ चेंजेस किए गए वो अलग है, लेकिन जो मेन डिमोनेटाइजेशन है वो 3 बार किया गया है। पहला है 1946 में। उसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि 1 अप्रैल 1934 को इंडिया में आरबीआई की स्थापना हो चुकी थी और आरबीआई की स्थापना होने के बाद में इसे ओन करती थी ब्रिटिश सरकार। और आरबीआई में जो नोट छपना चालू हुए थे वो थे 1939 में। टॉपिक पर हम वापस आते हैं और बढ़ते हैं अपने डिमोनेटाइजेशन की तरफ। 12 जनवरी 1946 को आर्चिबाल्ड बेविल, जो कि इंडिया के वाइसराय थे, उनके द्वारा पहला डिमोनेटाइजेशन लाया जाता है और इस डिमोनेटाइजेशन में 1000, 5000 और 10,000 के नोटों को डिमोनेटाइज किया जाता है। लेकिन उस टाइम पर डिमोनेटाइजेशन करने का कारण क्या था? तो दोस्तों ये जो दौर था वो था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद का। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भारत के व्यापारियों ने अपने मित्र देशों के साथ युद्ध के प्रयासों के लिए जो व्यापार किया था, उसका जो मुनाफा था उसे सरकार से छुपा कर रखे थे ब्लैक मनी के रूप में। और उस ब्लैक मनी को खत्म करने के लिए सरकार ने उस टाइम पर डिमोनेटाइजेशन को लागू किया। जब ये डिमोनेटाइजेशन लागू किया गया तो सभी को कुछ समय सीमा भी दिया गया था, जिसके अंतराल में सभी लोग बैंक से जाकर के अपने नोटों को बदल सकते थे। लेकिन इनके लिए भी कुछ शर्तें रखी गई थी, जिसमें सभी को अपने इनकम के स्रोत का स्पष्टीकरण देना होगा। यदि कोई अपने इनकम के स्रोत का स्पष्टीकरण नहीं दे पाएगा तो बैंक से जाकर के अपने नोटों को नहीं बदल सकता है। और कहीं ना कहीं ये जो नियम थे वो सही भी थे, क्योंकि जो ब्लैक मनी, कालाबाजारी थे, वो अपने नोटों को बैंक से जाकर के नहीं बदल सकते। दोस्तों ये जो डिमोनेटाइजेशन था इंडिया का फर्स्ट डिमोनेटाइजेशन, बड़ा ही सराहनीय डिमोनेटाइजेशन था। टाइम्स ऑफ इंडिया के लेखकों ने एक आर्टिकल में लिखा था, ये डिमोनेटाइजेशन इंडिया का सबसे सक्सेसफुल और फर्स्ट डिमोनेटाइजेशन। उन्होंने बताया था कि 8 लोगों की टीम बनाई गई थी, जिसमें गवर्नर, वाइसराय, साथ ही साथ कुछ वित्तीय सदस्य थे, जैसे कि आज के टाइम पर वित्त मंत्री के रूप में। इस 8 लोगों की टीम ने डिमोनेटाइजेशन के नोट को खुद से टाइप किया था। इसकी कोई दूसरी कॉपी नहीं बनाई थी जिससे ये बात लीक हो या पब्लिकली ना हो पाए, इसलिए उन्होंने खुद से मैटर को टाइप किया और पूना जाते हैं हेलीकॉप्टर से, और गवर्नर के साइन कराने के बाद वापस आके इस ऑर्डर को पारित कर देते। लेकिन ये ऑर्डर पारित होने के बाद में कुछ ऐसी खबरें भी हमारे सामने आई थी, जिसमें से कई सारे केस कोर्ट में भी पहुंच चुके थे। जैसे ही ऑर्डर पारित होता है तो उसके बाद में, जैसे कि हैदराबाद के एक व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए 1,000 रुपए के लाख रुपए बचाकर रखे हुए थे, लेकिन डिमोनेटाइजेशन होने के बाद दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो जाती है। इस तरीके के कई सारे केस उस टाइम पर कोर्ट में भी आए थे। अब बात करते हैं सेकंड डिमोनेटाइजेशन की। तो दोस्तों ये जो सेकंड डिमोनेटाइजेशन है, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ कि 1954 में सरकार के द्वारा जिन नोटों को 1946 में बंद किया गया था, उन्हें एक बार फिर से प्रचलन में लाया जाता है। प्रचलन में लाने के बाद में धीरे धीरे ये नोट मार्केट से गायब होना चालू हो जाते हैं और डिमोनेटाइजेशन की गुहार संसद में एक बार फिर से उठती है। और इसे उठाने वाले थे वाचू कमेटी के अध्यक्ष श्री कैलाश नाथ वाचू, जो कि एक रिटायर्ड जस्टिस थे। उन्होंने संसद में सवाल किया था टीटी कृष्णमाचारी से 1970 में, और कहा था कि ये जो मार्केट में नोट धीरे धीरे गायब हो रहे हैं, इन्हें वापस लाने के लिए हमें फिर से डिमोनेटाइजेशन को लागू करना होगा। लेकिन टीटी कृष्णमाचारी ने उनको जवाब दिया था कि अभी जितना काला धन बड़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है, एक्चुअल में उतना नहीं है, लेकिन जितना भी है उसे लोगों ने बॉन्ड, लैंड और शेयरों में बदल दिया है, इसलिए डिमोनेटाइजेशन करने का 1970 में कोई फायदा नहीं होगा। अब धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है और सरकार बनती है 1977 में जनता पार्टी की गठबंधन के साथ में। मोरारजी देसाई ने 16 जनवरी 1978 को डिमोनेटाइजेशन को लागू किया और जिन नोटों को 1954 में चालू किया गया था, उन्हीं नोटों को एक बार फिर से बंद कर दिया जाता है। 1978 में जब डिमोनेटाइजेशन को लागू किया तो लोगों ने इस डिमोनेटाइजेशन का काफी विरोध किया था, क्योंकि इसमें जो नियम थे वो एज इट इज 1946 की तरह ही थे, तो इसलिए लोगों ने इसका विरोध किया। उस टाइम पर जो वित्त मंत्री थे एचएम पटेल, उनके द्वारा सभी लोगों को अनाउंसमेंट किया जाता है और समझाया जाता है कि ये डिमोनेटाइजेशन आप लोगों के फायदे के लिए, और कहीं ना कहीं इससे ब्लैक मनी जो होल्ड करके लोगों ने रखा है उसको खत्म करने के लिए इस डिमोनेटाइजेशन को लागू किया गया है। इसीलिए सभी लोग इसका सपोर्ट करें, तब लोगों की समझ में आता है और लोग इसका सपोर्ट। और ये 1978 का जो डिमोनेटाइजेशन है, इसे अप्लाई करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा आरबीआई के सदस्यों को दिल्ली बुलाया जाता है, जिनमें से जानकी रमन दिल्ली जाते हैं और इनसे कहा जाता है कि आपको अकेले दिल्ली आना है, लेकिन ये अपने साथ में एक वित्तीय सहायक को लेकर के जाते हैं। इसलिए इन्हें 24 घंटे का समय दिया जाता है पूरे डॉक्यूमेंटों को तैयार करने के लिए, जिससे 16 जनवरी 1978 को डिमोनेटाइजेशन को अप्लाई किया जाता है। हालांकि उस टाइम के गवर्नर एचएम पटेल इसके समर्थन में नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्हें इस ऑर्डर को पारित करना पड़ता है। 1978 के डिमोनेटाइजेशन के बाद में सरकार के द्वारा 1979 में 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए और 100 रुपए के नए नोट मार्केट में लाए जाते हैं। वहीं धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है और 1987 से लेकर 2000 तक इस बीच में कई सारे पुराने नोटों को बंद किया जाता है और नए नोटों को चालू किया जाता है, जिनमें से 500 रुपए के नोट को भी 1987 में चालू किया जाता है, क्योंकि उस टाइम पर 100 रुपए का नोट सबसे बड़ा था, जो कि मार्केट में ट्रेड करने में बहुत परेशानी होती है। इसको देख करके सरकार के द्वारा 500 रुपए का भी नोट मार्केट में लाया जाता है। अब समय आगे बढ़ता है धीरे धीरे और सरकार बनती है 2014 चुनाव के बाद में भारतीय जनता पार्टी की। इसके जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो होते हैं नरेंद्र मोदी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आपका फैसला 2014, अगर इस फैसले ने नरेंद्र मोदी को महानायक साबित कर दिया। Morning and congratulations, Mr. Punj. It's quite clear Modi will be the next Prime Minister and the BJP is forming the government. After that stunning victory of Narendra Modi and the BJP with a
thumping majority, a landslide win. Well, you can see that. नरेंद्र मोदी ने कुछ सालों बाद में देखा कि मार्केट से धीरे धीरे नोट गायब हो रहे थे और जाली नोट कुछ ज्यादा बढ़ चुके थे और काला धन लोगों ने अपने पास में जमा करके रखा हुआ था 1000 और 500 रुपए के रूप में। और इन सभी को खत्म करने के लिए नरेंद्र मोदी के द्वारा 8 नवंबर 2016 को एक बार डिमोनेटाइजेशन को फिर से लागू किया जाता है और 500 और 1000 रुपए के नोट को डिमोनेटाइजेशन किया जाता है। 2016 के जो डिमोनेटाइजेशन के कारण ब्लैक मनी और साथ ही साथ में जाली नोट आप लोगों ने उस टाइम पर कुछ ज्यादा देखे होंगे। मार्केट में बहुत तेजी से और बहुत सारे जाली नोट मिल रहे थे। एटीएम से जब पैसे निकालने पर भी जाली नोट निकल करके आ रहे थे। इसलिए डिमोनेटाइजेशन को लागू किया गया था और 1000 और 500 के नोट को डिमोनेटाइज कर दिया गया था। और इस टाइम पर कुछ नियम बनाए गए थे जिसमें सभी लोग अपने एटीएम कार्ड से जाकर के 2500 रुपए तक एक दिन में निकाल सकते थे। उसके बाद में अगर ये बैंक के द्वारा पैसों को निकालना चाहते थे तो 24,000 रुपए तक निकाल सकते। और साथ ही साथ बैंकों की जो समय अवधि थी वो भी बढ़ाकर 6.5 तक कर दी गई थी। साथ ही साथ इनमें एक नियम और भी था जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने बैंक अकाउंट में कितना भी पैसा जमा कर सकता है, लेकिन वो खुद इस पैसे को जमा करेगा। यदि कोई तीसरा व्यक्ति उसके अकाउंट में पैसा जमा कर रहा है तो जमा करने वाले का साथ ही साथ खातादार दोनों का एक आईडी प्रूफ लगेगी, तभी वो पैसों को जमा कर सकता है। लेकिन 2.5 लाख से ज्यादा पैसा जमा करने पर कहीं ना कहीं आयकर विभाग की नजर आपके पास में रहेगी। और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर कोई रोक नहीं थी क्योंकि कहीं ना कहीं मोदी जी के द्वारा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को भी बढ़ावा देना था और डिजिटल पेमेंट जो था उसे भी आगे लेकर के आना था। वहीं कुछ लोग 2016 के डिमोनेटाइजेशन के सपोर्ट में थे, लेकिन कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे थे। जिनमें से थे केजरीवाल। उनका ये कहना था कि सरकार डिमोनेटाइजेशन की आड़ में एक बड़ा घोटाला कर रही है। और तो और नोटबंदी के दौरान केजरीवाल और कांग्रेस सरकार ने मिलकर के 28 नवंबर 2016 को भारत बंद का भी ऐलान किया। और इसी के साथ साथ आयकर विभाग के अधिकारियों ने भी कई जगह पर छापे मारे थे। तो गुजरात के एक भजिए वाले के पास में 1000 करोड़ रुपए मिलता है जो कि ब्लैक मनी था। साथ ही साथ एक व्यापारी था, उसके पास में 290 करोड़ रुपए ब्लैक मनी के रूप में मिलता है। उसके बाद कुछ बैंकों के पास भी छापे मारे गए थे, जिसमें से एक्सिस बैंक का नाम सबसे ज्यादा उछल के सामने आ रहा था। तो दिल्ली की चांदनी चौक की जो एक्सिस बैंक है उसका नाम बहुत ज्यादा निकल के आया था। तो उसके मैनेजर और कुछ एम्प्लॉय थे, उन्होंने अपनी कुछ सेल कंपनियां बनाई थी, लोगों से पैसा लेकर के आ रहे थे। 93 करोड़ रुपए उनके पास में जमा था, जिसका कोई स्टेटमेंट उनके पास नहीं था कि ये पैसा आया कहां से था। ये पूरा का पूरा पुराने 500 और 1000 के नोट थे। और इन नोटों को वाइड करने के लिए उन्होंने 25 सेल कंपनियों के अकाउंट में इस पैसे को ट्रांसफर किया जाता है। जो हवाला का पैसा है उसे ट्रांसफर करने के बाद में इसी पैसे को अकाउंट टू अकाउंट सराफे के व्यापारियों के अकाउंट पर ट्रांसफर कर दिया जाता है और वहां जाकर ये पैसा वाइट हो जाता है, क्योंकि वहां से उस पैसे से गोल्ड में तब्दील कर लिया जाता है। जब ये पैसा गोल्ड में तब्दील कर लिया जाता है तो इस पैसे का कुछ हिस्सा मैनेजर और एम्प्लॉय के पास में मिलता है और उसका कुछ हिस्सा के जो मेन ओनर है उसके पास में पहुंच जाता है। इस तरीके की ईडी की भी रिपोर्ट है और ईडी तब से अभी तक 2 रिपोर्ट उसमें दी है। अब बात करते हैं इस 2000 के नोट की। तो दोस्तों 2000 के नोट को सरकार ने रिसेंटली डिमोनेटाइज कर दिया है, लेकिन प्रचलन से बाहर नहीं किया है। इसका मतलब है कि आप किसी भी दुकान पे जाकर के इससे खरीदारी तो कर सकते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद में इस नोट को आपको बैंक में ही जमा करना हो। बाकी का ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, आप धीरे धीरे अपने पैसे को जमा कर सकते हो बैंक से, क्योंकि इसमें भी आपको 30 सितंबर तक का समय दिया गया है। तो दोस्तों ये तो थे सारे के सारे डिमोनेटाइजेशन। बाकी का सारी की सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पर क्लिक करके भी देख सकते हो। दोस्तों मेरे से अगर कोई चीज छूट गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जरूर जवाब दूंगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं ऐसी किसी और अमेजिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।